Okay, guys, we are into derivatives chapter options and futures of our SFM DJB book. So SFM DJB बुक का ये वाला चैप्टर का क्वेश्चंस बहुत इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग से ऐड नहीं किया हुआ है. ओके, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 16. बहुत इजी क्वेश्चंस है. जो क्रीम क्वेश्चन है मैं वही कराना चाहूँगा, बाकी आप तो कैलकुलेटर पे बैठ के कर लोगे. जस्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपके पास हमारा पुराना वाला डीजेबी बुक है तो उसमें एक टाइपो है, उसको आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा. नया डीजेबी बुक भी अब बस लॉन्च होने वाला है, शायद 2-4 दिन में ही आपके पास आ जाएगा. जिनके पास पुराना है उनको अपने SGC वेबसाइट के थ्रू सप्लीमेंट भी मिल जाएगा. तो उन सप्लीमेंट की क्लासेस कराने में थोड़ा सा वक्त लगेगा. उसके क्वेश्चंस को आप करिए, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछिए, ठीक है. वैसे उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यूजुअली हमारे क्लास में किए हुए हैं, कुछ 2-4 नया भी होगा तो वो मैनेजेबल लगा मुझे. और जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा. क्वेश्चन नंबर 18 में ना 2 लाइन प्रिंटिंग में छूट गया था पुराने वाले डीजेबी में, नए वाले में हमने करेक्ट करवा दिया. राम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड which is currently selling at ₹1,000. He is expecting, अब कंटिन्यू हो जाएगा, that this price will further fall due to lower than expected level of profits to be announced after 1 month. So as on following option contract are available in Reliance share. So ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए हुए, कॉल और पुट का रेट्स दिया हुआ, उसका प्रीमियम दिया हुआ है. राम इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक holding as he cannot afford to lose more than 5% of its value. Recommend a hedging strategy with option and show how his position will be protected. So since Ram cannot afford to lose more than 5%, that means वो maximum कितना lose कर सकता है, maximum loss क्या हो सकता है राम का. 1000 अभी वैल्यू है, -5% इज इक्वल टू 950 तक जा सकता है, ठीक है. सो राम इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक. सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग, राम इज एक्चुअली फियरिंग व्हाट, राम इज फियरिंग हेजिंग. मैं हमेशा यही सिखाता हूँ ना, हेजिंग आपके डर को कवर करना होता है. डर के आगे जीत है, वैसे आपका डर के आगे हेजिंग है. Ram is fearing what? Ram is fearing loss. Ram is fearing what? Ram is fearing loss of 5%. So instead of selling stock, Ram can take a long position in put. राम कैन बाय पुट, P प्लस कर सकता है राम, और उसका स्ट्राइक प्राइस हो सकता है 950, कि उससे ज़्यादा उसको नुकसान ना हो. विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹950, तो उस 950 के कारण पुट का प्रीमियम चला जाएगा ₹8, ठीक है. तो ₹8 देके राम अपना बचाव कर सकता है. सो सोचो, अगर स्टॉक प्राइस
अगर स्टॉक प्राइस से 960 हो गया, सो उस समय पुट एक्सरसाइज करेंगे क्या आप? यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट? पुट कब एक्सरसाइज करते हैं? वी आर बायर ऑफ पुट, सो नॉट एक्सरसाइज पुट. पुट मीन्स right to sell but not an obligation to sell, right? So why would you sell? All right, if market price is more, why would you sell? So here the option will get lapse, your premium will be the outflow, so maximum loss is your 8 rupees, right? And if your say stock price becomes 940, then you will exercise and you have lost 8 rupees for premium. That's an outflow for you. Okay, so because of this you will get, since exercise price is 950, आपको 10 rupees मिल जाएगा, तो नेट गेन आपका 2 rupees आ जाएगा. नेट गेन आपका कितना आ जाएगा? 2 rupees आ जाएगा, राइट? सो डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक प्राइस क्या हुआ. सो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज उसको लैप्स करा दिया, तो 8 रुपये का कॉस्ट पड़ा. तो एट अ कॉस्ट ऑफ 8 rupees, राम विल बी एबल टू hedge himself against all future fall in price. So if it becomes 900 also, you'll exercise the put. Premium will be 8, inflow will be 50, so 42 rupees inflow will be there. So from current, whatever is the stock price change, so that will be hedged by receiving this amount of 42. So current stock price is 1000 rupees. So you can also show the gain from stock, gain or loss from stock, change in stock, gain in stock. Here from 1000 to 960, that means you have lost 40 rupees. Okay, so total loss is 48. And here from 1000 to 940, you have lost 60 rupees. So net loss 2 rupees, and here net loss is 58, and 58 will be your cap from 1000 to 900. So that means you have lost 100 rupees here. So 100 rupees if you have lost here, 42 gain has already come, 58 is your cap. So because you are already ready to accept loss of 50, so maximum loss is equal to, you can say it's not 950 actually, maximum downside price that you can afford, down price that you can afford is 950. So maximum loss you have taken for yourself as 50. Maximum loss that you have taken for yourself is 50 rupees. Okay, so if maximum loss is 50 rupees, what does this imply? If maximum loss is 50 rupees, what does this imply? That means you are already able to absorb that much loss, and 8 rupees is your cost of hedging, that is the premium of the put. So 58 will be the maximum loss, whatever be the case. So you are just recommending the hedging option to Ram. Instead of selling the stock, Ram must cover his risk by buying or long position in put option with appropriate strike price. Since Ram's risk appetite is 5%, the most suitable strike price will be 950, and if Ram does so, the position will be as follows. Instead of showing like this, I prefer always to show workings in the form of real price so that we understand things better. Thus from the above it can be seen that value of holding of Ram will never be less than rupees 942. So that is, you can say from this that maximum loss will be only rupees 58 from 1000 to 942. Put option will compensate for loss below spot price of 950, and this strategy will involve cost of rupees 8. Alright, so this thing you have learnt. Rest are repeat questions. Okay, so I want you to take you to some new question. Let's come to question number 25.
Please come to question number 25. Details about portfolio of shares of an investor is as below. A, B, C, number of shares, price per share, beta is given. Okay, so you can take the value of shares also. And what will be the value? 500 into 3 is 150 lakhs. 750 into 4 is 500 to 3 is 1500. Then here it is 3000. Then it is 500. So total value is coming 5000 lakhs. The investor thinks that the risk of portfolio is very high and wants to reduce the portfolio beta to 0.91. He is considering two below mentioned alternative strategies. Okay, so they want to reduce the portfolio beta to 0.91. So we don't know the current portfolio beta, but anyways, for reducing the beta, they want to use two below mentioned strategies. One, dispose of a part of his existing portfolio to acquire risk-free securities and take appropriate position on Nifty futures, which are currently traded at 8125, and each Nifty points is worth rupees 200. So first question is portfolio beta. देखो SFM कैसे किया जाता है, ऐसे कैलकुलेटर में किया जाता है. SFM जितना कैलकुलेटर में करोगे it will help you. So 1500 into 1.4, 3000 into 1.2, okay. पोर्टफोलियो बीटा कैसे आता है पता है ना, दिस इंटू दिस करके वेटेड एवरेज, फिर 500 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 5000 करके आ गया ये 6500 बाई 5000, दैट इज समेशन वैल्यू इंटू बीटा बाई समेशन वैल्यू, it is coming 1.30. So we want to reduce it to 0.91. So second question is how much value of risk-free securities to be acquired. So for this what we can do is, see, current portfolio we have for 5000 and risk-free securities we have to acquire, but we are acquiring risk-free securities by disposing of the part of existing portfolio. It's not additional risk-free securities. So अगर ये X है तो total 5000 ही रहेगा. Dispose of part का मतलब ये हो रहा है कि total value after risk-free securities should be equal to 5000. Total value after risk-free securities should be equal to 5000. So this should become 5000 minus X. Okay, total 5000 ही रहेगा. ये आपका वैल्यू हो गया और बीटा आपको मालूम है, which is यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 0, and then the combined beta should be the new beta, which is 0.91. So let's do that. Beta into value. So 6500 minus 1.3x, here it is 0. So 6500 minus 1.3x. So according to condition, 6500 minus 1.3x by 5000 is equal to 0.91. So let's solve this. 5000 into 0.91 is 4550 minus 6000 by 1.3. Please solve this. If you solve, X is coming 1500. If
if you will solve this, x is coming 1500. So this means that आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज 1500 बाय करनी है. ये पूरा सोल्यूशन इसका आ गया. ऐसे रफ में किया जाता है, ठीक है. एसएफएम ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना करोगे उतना खिलोगे. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. सो ये भी हो जाएगा. टोटल तो डिस्पोज करना है 1500. सो डिस्पोज ऑफ ईच कंपनी हम लोग मान लेते हैं जो करेंट रेशियो है वो रेशियो मेंटेन करेंगे. 1500, 3000 और 500. सो यू कैन से ए बी सी विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द रेशियो of 15, 30 and 5. The ratio is 15, 30 and 5. So let's break it down. 1500 into 15 by 50. It's coming 450. And then 900. And then 150. Okay, so this way 1500 lakh breakup has come. Assuming we will keep maintain the portfolio in the same weight as before. Now there's something new here, number of Nifty contracts to be bought or sold. So first question lies here, in order to reduce the beta, you should buy Nifty or sell Nifty. Hedging करने के लिए फ्यूचर्स में भी सीखते हैं ना आप. फ्यूचर्स में सीखते हैं ना, पोर्टफोलियो बीटा को हेज करने के लिए निफ्टी को हम लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे. पोर्टफोलियो है मतलब लॉन्ग पोजीशन है. लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे. करेक्ट. फ्यूचर्स को निफ्टी को शॉर्ट करेंगे. सो द फर्स्ट कंक्लूजन हियर इज दैट वी मस्ट शॉर्ट निफ्टी, राइट. लेट मी इंसर्ट पेज फॉर यू. सो पार्ट 4. फर्स्ट कंक्लूजन इज निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन लेना है. सेकंड बात ये है कि कितना निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट लेना है. तो इसका एक वर्किंग होता था, अगर आपको याद हो, कि करंट बीटा 1.3 है, डिज़ायर्ड बीटा 0.91 है, मल्टीप्लाइड बाय करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है 5000 है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज. कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है 8125 इंटू 200 रुपीज़ करके एक पॉइंट है ना. 8125 इंटू 200. सो सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्ट लगेगा. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1.3 माइनस 0.91 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 8125 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1 लाख. ये 5000 लैक्स है ना. तो 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे एग्जैक्ट. 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे एग्जैक्ट. ओके. फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी. निफ्टी यदि राइज हो गया तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा क्या है. अगर निफ्टी 2% से बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा. इसमें अज्यूम कर लेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें करना था वो हमने कर लिया. Assuming that contract for Nifty has been done. So based on that, value of portfolio after rise, value of portfolio after rise will be equal to 5000 into 102%. Now by what percent it should actually increase in actual, what do you think? By what percent it should actually increase because of 2% rise in Nifty. Because of 2% rise in Nifty, what do you think is equal to how much percent? Nifty means market index. So if market changes by 2%, by how much percent the portfolio will change? Portfolio should rise by
portfolio should rise by how much? देखो इसमें करने का तरीका एक ये हो सकता है कि अज्यूम कर लेते हैं कि अगर बीटा रिवाइज पोर्टफोलियो बीटा आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वो 0.91 आ चुका है, रिवाइज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अज्यूम करते हैं कि अगर 0.91 आ चुका है so because of 2% rise in Nifty, portfolio should rise by 0.91 into 2, it's coming 1.82%. So ideally it should be 5000 into 0.91 into 102%. So if you'll see this result, that means it's going to come 5000 into 101.82%. It's coming 5091, right? Now we are not understanding like why this question was there. Some students will do only this much, value of portfolio beta for 2% rise in Nifty. So for 2% rise in Nifty, the portfolio beta should be same 0.91 because you have hedged yourself by like that. But maybe the question wants the proof of whether this portfolio beta will remain same as 0.91 or not. So we can solve it alternatively like this, or you can show कि value of portfolio without considering the Nifty futures, without considering Nifty is equal to, you can say this will be 5000 into my beta is, my current beta is what? $1.3. So if Nifty goes up by 2%, then if my current beta is 1.3, if my Nifty goes up by 2%, value of portfolio will go up by 2 into 1.3, that is 2.6%. So 5000 into 102.6%, 5000 into 102.6% is coming 5130. ओके, सो अभी निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है, यदि आपने शॉर्ट किया है तो निफ्टी बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा, लॉस फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन इन निफ्टी loss from short position in Nifty will be equal to loss from short position in Nifty will be, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 8125 का, 200 रुपये उसका वैल्यू था, ठीक है, 120 कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया, उसमें 2% शॉर्ट पोजीशन पे लॉस हो गया, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन में जब निफ्टी गिरेगा तो फ़ायदा होगा। ओके, यहाँ तो निफ्टी बढ़ गया है, सो 2% का लॉस हो गया इंटू 0.02, 8125 इंटू 200 इंटू 120 इंटू 0.02, so this is coming 39 lakhs. These are all in lakhs, right? So 5130 minus 39 is equal to 5091. So this is the value of revised value of portfolio. Okay,
with Nifty hedging. So if you have hedged using Nifty, आपका वैल्यू 5091 ही आया जो मैं वहाँ पे दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बीटा तो सेम ही है ना। अब यहाँ से आप बीटा दिखा सकते हो, देयरफॉर बीटा कैन बी, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी 5091 minus 5000 by 5000 divided by change in Nifty is 2%. So beta of portfolio is percentage change in portfolio return divided by percentage change in market return. So that equation I am using. So this is the working here, and ये आ रहा है 5091 minus 5000 by 5000 into 100. 5091 minus 5000 divided by 5000 is 1.82 by 2 is equal to 0.91. So शायद क्वेश्चन ये वाला बीटा मांग रहा है, the value of portfolio beta. Question is asking beta for 2% rise in Nifty. ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि बीटा क्यों पूछा, बीटा तो खुद ही बोला करने के लिए 0.91, तो 0.91 ही तो आना चाहिए। तो फिर से वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा का मतलब क्या है? ठीक है, तो शायद क्वेश्चन जो चाह रहा था वो हमसे ये चाह रहा था कि आप फिर से बीटा उस इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए निकाल के दिखाओ। देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट में ऐसे ही किया हुआ है ना, तो वो मार्क्स शायद ये वर्किंग मैच होगा तो ही देगा। आप कोई और तरीका लगाएंगे तो नंबर नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे भी दिया हुआ आप देख लीजिएगा, बट आंसर्स मैंने आपको करा दिया है, तो वही आंसर आपको अल्टीमेटली निकालना है। आओ नेक्स्ट, ये राम बायस वाला क्वेश्चन कॉमन है, पहले से आया हुआ है तो मैं उसमें नहीं जा रहा। ये राइस ट्रेडर वाला क्वेश्चन को करो आप। 27, a rice trader has planned to sell 22,000 kgs of rice after 3 months from now. The spot price of rice is 60 rupees per kg and 3 months future on the same is trading at 59 per kg. Size of the contract is 1000 kgs. The price is expected to fall as low as 56 rupees per kg 3 months hence. So ट्रेडर ने सोचा कि मैं 22,000 kg ऑफ राइस 3 महीने बाद बेचने वाला हूँ। अभी का वैल्यू 60 है, 3 महीने का फ्यूचर का प्राइस 59 है, साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1000 kg करके होगा फ्यूचर में, बट प्राइस 56 तक जा सकता है 3 महीना के बाद। व्हाट द ट्रेडर कैन डू टू मिटिगेट इट्स रिस्क ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट। अभी 60 चल रहा है, 3 महीने बाद 56 हो जाएगा। तो इफ़ इट डिसाइड्स टू मेक यूज़ ऑफ फ्यूचर मार्केट, what would be the effective realized price for its sale when after 3 months spot price is 57 per kg and future contract price for 3 months is 58 per kg. So क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया if it decides to make use of future market। तो पहला पार्ट का आंसर तो वही है कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए, फ्यूचर मार्केट में अपना राइस को सेल कर देना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, सेल राइस इन फ्यूचर मार्केट। और वो कैसे सेल करेगा, कौन सा पोजीशन, ठीक है, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट, ठीक है, टेक शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन माने सेल, शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर्स टुडे ले लो, टुडे at the rate of rupees 59 per kg. All right. Short position in futures at the rate of 59 per kg today. And now if he decides to use of future market, so he has used future market for taking short position,
Then what would be the effective realized price? Effective realized price. Because in spot the price is 57, सो स्पॉट पे ही बेचना पड़ेगा आपको, याद है ना। फ्यूचर में तो खाली कैश सेटलमेंट होगा, तो फ्यूचर में प्राइस 59 के जगह 58 हो गया, तो शॉर्ट लिया हुआ है तो घटने से गेन होता है, तो प्लस गेन आपका फ्रॉम फ्यूचर्स आपके पास कैश में आ जाएगा, वो ₹1 करके आ जाएगा, 59 माइनस 58, सो ये आ गया 58, 57 प्लस 1, 58 रुपीज़ पर केजी आपका आंसर है। अब इसमें 8 मार्क का क्या है, ये क्वेश्चन आता है माइंड में, इतना छोटा सा के लिए 8 मार्क का क्यों पूछा गया, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट आपका ये 57 प्लस 1 में खुश नहीं है, तो फुल मार्क्स तभी देगा जब आप और थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग में जैसे एक वर्किंग एक्स्ट्रा आ रहा है एज पर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप निकालो, यहाँ लिख देता तो और अच्छा होता, बट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ राइस है 22,000 kgs इंटू 22,000 kg है ना, इंटू कुछ नहीं करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1000 kg के हिसाब से ही है, सो डिवाइड बाई 1000 करने से 22 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया 22, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए 22, ठीक है। सो इट्स 22,000 बाई 1000, इट इज इक्वल टू 22। मे बी मुझे लग रहा है कि शायद इसके लिए कोई मार्क्स होगा, और इधर मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन में यहाँ पर अमाउंट आपका टोटल में करके फिर 58 निकाल रहा है, जबकि हम लोग शॉर्टकट में ही 57 प्लस 1 ईजिली समझ गए थे। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप लिखो तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो, या फिर आप इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करो, बेस्ट तो वही है, तभी 8 में 8 मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं ना एग्ज़ाम में, ये फिगर मिला तो 1 मार्क दो, ये फिगर मिला तो 1 मार्क दो, ऐसे मार्किंग करते हैं, इसका 2 मार्क दो, इसका 2 मार्क दो, इसका 2 मार्क दो, इसका 1 मार्क दो, इसका 1 मार्क दो। वो लोग का मार्किंग पैटर्न बड़ा यूनिक होता है, तो वो जब फिगर मिल रहा होगा तो मार्क्स देंगे। आप अगर अपना मन से शॉर्टकट लगा दिया तो पूरा मार्क्स नहीं देंगे, आपको लगेगा मेरा राइट है और 58 से आप मिला रहे हो राइट है, और आप राइट तो है बट अंदर का मार्क्स नहीं मिला आपको, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन से मैच नहीं किया। सो इसलिए आप इसी प्रोसेस को समझ लो। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 58 है, अमाउंट बॉट 22,000 इंटू 22 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो हज़ार का 58 हो गया, तो 1276। गेन और लॉस ऑन फ्यूचर पोजीशन आपका पहले का एक्सपोजर था 59 के हिसाब से, अभी नया हो गया 1276, तो इन दोनों का डिफरेंस इज़ योर गेन और लॉस, जो मैं ₹1 पर केजी आपको दिखाया, ₹1 पर केजी भी आपको दिखा दिया। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग इन स्पॉट मार्केट, आपको स्पॉट से 57 करके 22,000 का मिला, तो इफेक्टिव सेलिंग अमाउंट क्या हो गया, C प्लस E, सो नेट आ गया 58 पर केजी। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि पर केजी का मार्क्स मिलेगा कि नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए 58 आपको मैंने समझा दिया। प्रेजेंटेशन भी थोड़ा देखा करो, पूरा मार्क्स उठाना है ना कि 8 में 8 चाहिए, 6 में 6 चाहिए, तो जो प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट कर रहा है उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच का स्टेप मार्किंग हम लोगों का हाथ से वरना चला जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सरल क्वेश्चन है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा, ये रिपीट क्वेश्चन है पुराना का, नवंबर 19 का क्वेश्चन में आप आ जाइए, इसको करते हैं। नवंबर 19 का 2 क्वेश्चन है, दोनों को करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। A future contract is available on R Limited that pays an annual dividend of ₹4 and whose stock is currently priced at ₹125.
Each future contract calls for delivery of 1000 shares to stock in 1 year, daily marking to market. The corporate treasury bill rate is 8%. So this is your RF. Given the above information, what should be the price of one future contract? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हो आप? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल लगाते हो ना. वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे करते हो? तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल लगाते हो. यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फंडा नहीं है. 1 ईयर दिया हुआ है आपको, तो 1 ईयर का वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कैसे आएगा? स्पॉट प्लस जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आपका माइनस डिविडेंड मिलने वाला है. एनुअल डिविडेंड 4 रुपये है, तो वो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे. बस ट्रिक ये है कि वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं लगा रहे हैं. अब स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग लगा देते हैं. अब मैं भी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सोच रहा था जब मैं वर्किंग करना चाह रहा था इसका, बट ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग लगाना था कि नहीं लगाना था. ठीक है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो सॉल्यूशन देखने से समझ में आ रहा है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. 125 प्लस 125 का 108% माइनस डिविडेंड का 4, कितना आ रहा है देखो, 8% होगा. 108 करने से तो दोनों ही हो जाता, 8% माइनस 4, ये 131. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज बाय 6%, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? सेम. सो स्टॉक प्राइस को 6% से घटा दो. 125 का 94%, 125 का 94% इज कमिंग 117.5. अब इसके ऊपर ब्याज ले लो. 117.5 का 8% माइनस 4 रुपया. 125 इंटू 94 प्लस 8% माइनस 4, यार है 122.9. सिंस कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रहा है ना, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शेयर है, तो आप इंटू 1000 करके आंसर बताएंगे तो परफेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, तो 1,31,000 बोलेंगे और यहाँ पे इंटू 1000 कर देंगे, तो ये 122,900 आएगा. ये 122,900 आएगा. क्लियर है? Third, as a result of the company's stock price decrease, will an investor that has a long position in one future contract realizes a gain or loss? So कंपनी का स्टॉक प्राइस डिक्रीज हुआ तो फ्यूचर का वैल्यू घट गया, और जिसका लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है फ्यूचर पे, तो उसको भी तो लॉस ही होगा. लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है मीन्स देयर विल बी लॉस if there is an increase, if there is a decrease in future price. लॉन्ग पोजीशन मतलब खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ चीज़ का दाम अगर घट जाएगा तो नुकसान ही होगा ना. if there is a decrease in future price, and what will be the amount of such gain or loss, और वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बताना है. तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू निकाला हुआ ही है, 1,31,000 माइनस 1/900 कितना आता है? 11,8,100. ओके.
इजी क्वेश्चन। बस इसमें यही था कि ये इंटरेस्ट है ना, आपको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट से लेना था। ये सब किया हुआ है और ये इजी क्वेश्चन है, नवंबर 19 में आया है। इसका मतलब हर बार ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं सोचना। 30 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। AB Limited's equity shares are presently selling at a price of rupees 500 each. An investor is interested in purchasing AB Limited shares. The investor expects that there is a 70% chance that the price will go up to rupees 650 or a 30% chance that it will go down to rupees 450. ओके, तो याद आ रहा है ना, वो करेंट प्राइस है 500, जो ऊपर जा सकता है 650 तक, नीचे आ सकता है तो 450 तक। 3 months के बाद, आफ्टर 3 months, there is a call option on the shares of the firm that can be exercised only at the end of 3 months at an exercise price of rupees 550। वही अमेरिकन है कि यूरोपियन, आप सोच लीजिए। सो ये एक्सरसाइज प्राइस है इसकी 550। कॉल ऑप्शन है, ये S0 है और आपको कॉल ऑप्शन का, कॉल का एक्सरसाइज प्राइस बता रहा है। इफ़ द इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट हेज, देखिए नया चीज़ है यहाँ पर, समझिएगा। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड ही सिलेक्ट। परफेक्ट हेज चाहता है और कॉम्बिनेशन चूज करना है शेयर एंड ऑप्शन का, तो ये एक डेंजरस चीज़ हो गया। ये बहुत बच्चों को याद नहीं रहता कि परफेक्ट हेज और शेयर एंड ऑप्शन के साथ कैसे कराएंगे। तो इसका पहला पार्ट 1 में तो ये समझना आपको डेल्टा का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। जब ब्लैक-स्कोल्स मॉडल सिखाते हैं ना, उस समय थोड़ा सा आपको बताते हैं बिफोर स्टार्टिंग ब्लैक-स्कोल्स मॉडल कि डेल्टा से हेजिंग कैसे होता है। डेल्टा हेजिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको कराया जाता है क्लासेस में, तो वो यहाँ पे आ रहा है। इफ़ एन इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट हेज, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन वुड ही सिलेक्ट। सो परफेक्ट हेज करना है तो डेल्टा पहले जानना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, कॉल ऑप्शन है, तो कॉल और शेयर को लेके हेजिंग बैठाना है। सो पहले डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन अगर आप निकालोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, बेसिकली चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, पे ऑफ कॉल ऑप्शन, यू कैन से चेंज इन पे ऑफ कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक, सॉरी, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक। यू रिमेंबर ग्रीक्स। सो पहला है चेंज इन पे ऑफ कॉल ऑप्शन, नीचे है चेंज इन प्राइस ऑफ स्टॉक। विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ स्टॉक अगर आप चेंज मेज़र करो तो डेल्टा कहलाता है। सो चेंज इन पे ऑफ कॉल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 550 है, अगर स्टॉक प्राइस 650 हो गया तो कॉल विल रिजल्ट इन पे ऑफ ₹100 एंड हियर इट विल लैप्स। So this is 100 minus 0 by 650 minus 450 is equal to 100 by 200 is equal to 0.5. 100 by 200 is equal to 0.5। ठीक है। सो इफ द इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट हेज, तो रूल ऑफ परफेक्ट हेजिंग बोलता है, परफेक्ट हेजिंग रूल, तो इसमें एक रूल होता है कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो उसके साथ जोड़ी बनता है स्टॉक सेल करोगे। दूसरा, अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं तो स्टॉक को बाय करोगे। ठीक है। ये पहले जोड़ी पता होना चाहिए कि इस दोनों का जोड़ी से परफेक्ट हेजिंग होता है।
कॉल बाय करो और स्टॉक सेल करो, अपोजिट करते हो, तो वो एक परफेक्टली हेज्ड पोर्टफोलियो बन के आता है। S plus is hedged by taking a position in C minus। ठीक है, परफेक्ट हेज का मतलब यही होता है। परफेक्ट हेज का मतलब क्या होता है? परफेक्ट हेज का मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पर परफेक्ट हेज का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर पोजीशन हिलना नहीं चाहिए। पोजीशन शुड बी ऑलवेज न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा वैसे स्ट्रेटजीज सीखने को मिलता है अपने डेरिवेटिव्स चैप्टर में, बट अभी हम लोग सीखना चाह रहे हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन। परफेक्ट हेज मतलब चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमारा पोजीशन इंटैक्ट रहेगा। तो शेयर एंड ऑप्शन को लेकर परफेक्ट हेज करने का मैंने एक बेसिक रूल बताया कि अगर आप कॉल बाय करके रखें तो स्टॉक सेल कर दीजिए, कॉल सेल कर देते हैं करके रखें तो स्टॉक बाय कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक कॉल पे एक स्टॉक होगा कि एक कॉल पे दो स्टॉक होगा या एक स्टॉक पे दो कॉल होगा? उसका सॉल्यूशन निकलता है डेल्टा से। तो डेल्टा हमने जो निकाला 0.5, ये डेल्टा को अगर हेजिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब निकलता है 0.5 है। इसका मतलब इसको अगर हम एक लैंग्वेज में लिखें तो इसका मतलब निकलता है कि इन्वेस्टर को परचेज़ करना चाहिए 0.5 शेयर्स फॉर एवरी वन कॉल ऑप्शन। फॉर वन कॉल ऑप्शन आधा शेयर खरीदना चाहिए। अब कोई आधा शेयर तो नहीं खरीद सकता, तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर इन्वेस्टर एक शेयर खरीदेगा तो दो कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये 0.5 का मतलब है, बिकॉज शेयर्स और कॉल के बीच में जो रिलेशनशिप है प्राइस का वो है 0.5। सो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक कॉल आधे शेयर्स के बराबर है। जैसे शेयर में अगर 200 रुपये का प्राइस चेंज आया तो कॉल में 100 रुपये का प्राइस चेंज आया, तो आप बोल सकते हैं ना कि एक शेयर दो कॉल ऑप्शन के बराबर है। यू कैन ऑल्सो से दिस वे ना कि वन शेयर इज इक्वल टू टू कॉल ऑप्शंस। तो पहले शेयर और कॉल ऑप्शन में एक इक्विवेलेंट रिलेशनशिप निकाल लेते हैं यूजिंग डेल्टा, और फिर परफेक्ट हेजिंग का रूल का इस्तेमाल कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है एज सच क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? AB Limited's equity shares are presently selling at this. Investors interested in purchasing AB Limited share. वो शेयर को बाय करना चाहता है तो कॉल को क्या करेगा? वो S प्लस एंड कॉल को फिर माइनस करेगा, कॉल सेल करेगा, तभी परफेक्ट हेज होगा। S प्लस एंड C माइनस करेगा और क्या होगा? एक शेयर अगर लेगा तो दो कॉल ऑप्शन C माइनस करेगा। वन शेयर S प्लस करेगा, मैं यहीं पे और इजी में लिख देता हूँ, 1S प्लस करेगा और दो कॉल को माइनस करेगा, 2C माइनस करेगा। ये उसका परफेक्ट हेजिंग स्ट्रैटेजी होगा। सो पहले आपको डेल्टा निकाल लेना है, फिर आपको डेल्टा का इंटरप्रिटेशन लिख देना है। फिर सिंस यहाँ पर परचेज का बात हो रहा है ना शेयर्स का, इसलिए स्ट्रैटेजी ऐसा लिख देना है कि एक स्टॉक खरीदोगे तो दो कॉल ऑप्शन आपको सेल करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आंसर अगर हम देखते हैं ना तो वहाँ पे वैसा लिखा नहीं है कि दो कॉल को सेल करना पड़ेगा। वो आपको अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा कि ये जो कॉल ऑप्शन है ये शॉर्ट पोजीशन लिया जाएगा, यानी सेल कॉल का बात हो रहा है अगर शेयर्स बाय करने का बात होगा तो। परचेज शेयर का मतलब है कि कॉल उसके साथ खरीदते नहीं है, कॉल उसके साथ फिर सेल करते हैं। ये ट्रिक एक्चुअली आंसर में छुपा हुआ था बाई दिस बेसिक रूल ऑफ परफेक्ट हेजिंग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। सो ये प्रूव करना है कि बाई यूजिंग दिस पोजीशन आप किस तरह से अपना पोजीशन मेंटेन कर पा रहे हो। तो एक बार ऊंचा वाला प्राइस एक बार नीचा वाला प्राइस, जैसे 650 450 दिया हुआ है तो उससे वर्कआउट कर लो आप। ठीक है, जैसे सोचो आपने एक शेयर खरीदा और दो कॉल को बेचा तो 650 पे क्या इम्पैक्ट आएगा? फर्स्ट केस इसमें सोचो कि 650 यदि है,
फर्स्ट केस में अगर 650 है, देखो मैं वर्किंग करते रहता हूँ ना, इससे क्या होता है आपको क्लैरिटी आ जाता है। मैं चाहता तो यहीं पे नीचे में दिखा सकता था, बट मैं आपको वर्किंग कर करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो आप इसको जितना देखोगे उतना आपको क्लैरिटी आता है। पेज इंसर्ट कर लेते हैं, वहीं घुसाते रहते हैं, ये मेरा बीमारी है। नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं, आप बोलेंगे तो। पार्ट 2। सो यहाँ पर पार्ट 2 में शेयर प्राइस 650 कर देते हैं और 450 कर लेते हैं। ठीक है, शेयर प्राइस 650 कर लेते हैं और 450 कर लेते हैं। सो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक शेयर है और उसके अगेंस्ट में हमने 2 कॉल बेचा हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। 1S प्लस करंट में स्टॉक अगर एक है तो उससे सेल प्रोसीड्स क्या आ जाएगी, स्टॉक बेच देंगे हम, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम स्टॉक। तो ये हमारा 650 आ जाएगा एक स्टॉक का, और 2 कॉल बेचा हुआ है, तो कॉल का एक्सरसाइज प्राइस अपने को मालूम ही था 550। कॉल बेचा हुआ है तो सामने वाला तो एक्सरसाइज कर लेगा, बिकॉज प्राइस बढ़ गया। C प्लस के ऊपर डिपेंड होता है एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा। सो विल बी एक्सरसाइज्ड, राइट। सो एक्सरसाइज और नॉट, एक्सरसाइज और नॉट, आंसर इज यस, क्योंकि C प्लस के लिए बेनिफिशियल है। तो लॉस हो जाएगा आपका, लॉस ऑन C माइनस। कितना कॉल लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, 100 रुपीज़ करके 2 इंटू 100, 200 का लॉस हो जाएगा। सो नेट में 450 आपके पास आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब सेल प्रोसीड्स फ्रॉम स्टॉक आपके पास 450 आ गया। सोच लो एक ही शेयर है, एक 1 शेयर है, 450 रुपये आ गया, और यहाँ पे कॉल लैप्स हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं होगा। C प्लस वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा ना, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस से कम में कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो आपका जो प्रीमियम था वो आपका इनकम हो जाएगा। प्रीमियम के बारे में जिक्र नहीं है तो हम इग्नोर करके चल रहे हैं। तो बेसिकली 450 का ही पोजीशन रह गया। सो पोजीशन इज सेम, दिस इज इंडिकेटिंग परफेक्ट हेज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंज। यहाँ पे वर्किंग जो किया हुआ है, जैसे मैंने 1S प्लस और 2C माइनस से किया, आप ऑल्टरनेटिवली इसको ये भी तो लिख ही सकते हो ना, 1S प्लस और 2C माइनस को 0.5S प्लस और 1 कॉल माइनस भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ इंस्टीट्यूट का, वो 0.5 शेयर लिया हुआ है, 0.5S प्लस है और C माइनस है, 1C माइनस है। C माइनस है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस अपने आप लिख दिया, बस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन। थोड़ा सा और क्लियर रहता सॉल्यूशन तो मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता आपको। नेक्स्ट, if the risk free return is 5% for the 3 months period, what is the value of option at the beginning of the period। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालने के लिए कोई मॉडल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो पुट कॉल पैरिटी लगेगा नहीं, राइट। बाइनॉमियल मॉडल का जैसा लुक है, बट वही जो रिस्क न्यूट्रल थ्योरी है ना, रिस्क न्यूट्रल थ्योरी वही आपको लगाना पड़ेगा। रिस्क न्यूट्रल थ्योरी में आपको सिखाया जाता है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड और डाउनसाइड निकाल लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बट ये पता नहीं है कि ये रिस्क न्यूट्रल थ्योरी से निकाला हुआ है कि ये ऐसे ही कुछ रैंडम दिया हुआ है। तो रिस्क न्यूट्रल थ्योरी से अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो हम अपना प्रोबेबिलिटी खुद निकालेंगे, राइट। सो वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर हम लोग रिस्क न्यूट्रल थ्योरी वही बाइनोमियल मॉडल जैसा यूज़ करें, बट उसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड प्राइस एंड डाउनसाइड प्राइस निकालते हैं ना हम लोग, वो पहले निकालिए आप।
प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बैठाइए अपने आप, अपसाइड प्राइस माइनस 1 प्लस आर के पावर में n बाई अपसाइड माइनस डाउन साइड, कैसे भी लिख लो, हाई माइनस लो, अपसाइड माइनस डाउन साइड। अपसाइड प्राइस इज, अपसाइड प्राइस का फैक्टर लेते याद है ना, अपसाइड प्राइस 650 तक जा सकता है, तो 650 बाई 500 माइनस 1 प्लस आर के पावर में n, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ था आपको 5% फॉर, यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, 5% इज फॉर 3 मंथ्स पीरियड। ये 5% क्या है, फॉर 3 मंथ्स पीरियड है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1.05 होगा। ठीक है, आपको वो इंटू 3/12 नहीं करना है, ये सीधा 1.05 रहेगा। इसमें भी एक ट्रिक था, वो 5% पर एनम लेने का मन करता है। फिर 650 बाई 500 माइनस डाउन साइड प्राइस 450 बाई 500, इसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस आप निकाल लीजिए। 650 बाई 500 1.3 माइनस 1.05 बाई 1.3 माइनस 0.9, 0.625। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस, सो 0.1 माइनस 0.625 इज इक्वल टू 0.375 आ रहा है। सो अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी इक्वल टू, रिस्क न्यूट्रल थ्योरी से जो बेसिक्स में आपको सिखाया जाता है, बाइनोमियल मॉडल का बेसिक में स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, तो यहाँ पर 0.625 लो प्राइस जब होगा तो उससे कॉल का पे ऑफ क्या है, ज़ीरो है। 0 इंटू 0.625, सिंस मैंने ट्री ऑलरेडी बना रखा है ना, तो मैं तो यहाँ पे जानता हूँ ना कॉल का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और वहाँ पे 100 है। सो 0 इंटू पॉइंट लो प्राइस 0.625 प्लस 100 इंटू 0.375 डिवाइडेड बाई आप करेंगे 1 प्लस जो आपका रिस्क फ्री रेट है उससे डिवाइड कर लीजिए, विच इज़ 0.05। ठीक है, तो डिवाइड क्यों करना है, बिकॉज वी वांट द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, कि तो 0 हो गया, 37.5 बाई 1.05 35.71 आ रहा है, 35.71 आ रहा है। ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का। फैक्चुअली यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता कि 225 क्यों ले रहे हैं और 250 क्यों ले रहे हैं। वो हेजिंग का जो रिजल्ट्स था ना, उसी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मार के एक आंसर निकाला हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी अनक्लियर। ठीक है, एज़ पर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन मैंने उसको चेंज नहीं किया, बट दिस इज़ वेरी वेरी अनक्लियर, इसलिए आपको ये सॉल्यूशन देखना यहाँ पे ज़रूरी है, और इसलिए मुझे लगता था ये सम कराना मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे कर रहा है 225, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, रूल बनाया जा सकता है वैसे, कि वैल्यूएशन बोलता है कि हर समय पोर्टफोलियो का वैल्यू जो आना चाहिए वो सेम ही आना चाहिए। जैसे हेज करके जो वैल्यू आया वो 450 आया, जैसे यहाँ पर इन लोग के हिसाब से अगर 0.5 पे करेंगे तो 225 आया। तो वैल्यूएशन का रूल बोलता है कि हर समय पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, सो उस लॉजिक से आप अलग एक रूल समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग का अलग अलग तरीका है इसमें कराने का, किसी का कोई फार्मूला है, किसी का कोई फार्मूला है। मुझे लगा सबसे ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यही हो सकता है। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन। सो रिटर्न ऑन द ऑप्शन के लिए ऑप्शन का करंट आपको प्राइस मालूम है 35.71। अब फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है वो निकालो, फिर रिटर्न निकालो। तो फोर्थ रिटर्न ऑन द ऑप्शन निकालना है, रिटर्न ऑन कॉल ऑप्शन।
रिटर्न ऑन कॉल ऑप्शन। सो करेंट प्राइस अपने को मालूम है, करेंट प्राइस 35.71 आया ना, और फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो सकता है? तो आफ्टर 3 मंथ्स आपका जो इनका प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करो, यूजिंग गिवन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 70% 30% चांस दिया हुआ है। 100 इंटू पॉइंट कितना था, हाई प्राइस जाने का चांस कितना था? 70 प्राइस हाई का है, 30 प्राइस लो का है। सो 100 इंटू 70% प्लस 0 इंटू 30%, सो दिस इज कमिंग 70 रुपीज़। So from this you can find the rate of return. Rate of return also you can find कि 70 माइनस 35.71 बाई 35.71, ये 3 महीना में आ रहा है, इन 3 मंथ्स। वाह वाह, क्या खतरनाक रेट ऑफ रिटर्न है। यही तो डेरिवेटिव ऑप्शंस का रियल वर्ल्ड का कमाल है। ऐसा रिटर्न कमाना पॉसिबल है अगर सही सिक्का बैठ गया तो। इसलिए तो लोग स्टॉक मार्केट के पीछे भागते हैं। ठीक है, ये सब मेरे नज़र में तो बड़ा अच्छा सम था, इसलिए मैंने कराया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल। ठीक है, जनरली इसका बहुत कम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, क्लास में तो करते हैं। तो मेरे नज़र में तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे हटकर कुछ है नहीं। ऑलराइट, कुछ वैल्यूज़ आपको दिए हुए लॉग नॉर्मल के, ई टू दी पावर के भी कुछ वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, तो ये सब आपके रिप्लेस हो जाएंगे जहाँ जहाँ लगेगा। ओके ओके, तो इसमें एक दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप देख लो। ये एरिया का थोड़ा सा एक झमेला है, ये 1 टेल का दिया हुआ है और हम लोग को पूरा चाहिए होता है एरिया फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो एरिया लगता है वो पूरा एरिया लगता है यहाँ से यहाँ तक का एक वैल्यू का, बट ये 1 टेल का आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ द लेफ़्ट और राइट 1 टेल आपको दिया हुआ है, मतलब आपको ये एरिया गिवन है ये एरिया, बट चाहिए होता है ये एरिया, रिक्वायर्ड होता है ये एरिया। सो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो थोड़ा सा 1 माइनस करके आ जाएगा। बट उसमें भी ट्विस्ट क्या है, आपको एक बार ब्लैक-स्कोल्स का स्टेप्स याद करा दूँ, यहाँ पे जैसे भी लिखा हो, बट एक बार आप ध्यान दे लो। ये सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में D1 निकाल देंगे, टाइपो है, D1 करेंगे आप। ये स्टेप 1, ठीक है, वो कैसे आता है? लॉग नॉर्मल ऑफ S बाई ई करते हैं ना, तो लॉग नॉर्मल ऑफ S बाई ई करने से अगर हम वर्किंग करेंगे तो S माने स्टॉक प्राइस हमारा S0, स्टॉक प्राइस हमारा क्वेश्चन में अगर आप खोजेंगे तो 80 है और ई माने एक्सरसाइज प्राइस 75 है। तो लॉग नॉर्मल ऑफ 80 बाई 75 इज इक्वल टू ln ऑफ 1.0667, तो ये यहाँ पे बैठ गया। प्लस आपका r प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, तो ये सब रेट्स आपको दिए हुए वो आप एज इट इज़ बैठा दिए। r बाई सिग्मा स्क्वायर ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपने एज इट इज़ बैठा दिया। पॉइंट 4 का थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। 0.08 कैसे आया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2, 0.4 इंटू होल स्क्वायर बाई 2 करेंगे ना, 0.08 आ रहा है, इंटू टी बैठा दिया, 6 महीने का पीरियड है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। फिर उसकी वैल्यूज़ लेकर हमने ये निकाल दी, D2 निकाल दिया। फिर हमें स्टेप 2 में एरिया चाहिए ना, पहले डिफरेंस निकाल लिया, फिर एरिया निकालना है। अब एरिया का ही खेल है यहाँ पर कि ये कैसे आया। इसमें नीचे में सीधा आंसर यहाँ पे बैठा दिया है, राइट।
बट सीधा आंसर नहीं बैठाना चाहिए था इंस्टीट्यूट को, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करके दिखा देना चाहिए था कि वो एरिया आखिर में आ कैसे रहा है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे ब्लैक स्कोल्स के सम्स में कि 0.582 है तो एरिया यहीं से देखना है, अब 582 है नहीं तो नियरेस्ट वाला ले लेते थे, 0.6 ले लेते थे विच इज़ 0.2743। बट यहाँ ऐसे नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना 0.60 का, पहले तो ये एरिया मैंने आपको बताया गिवन जो है वो राइट टेल का दिया हुआ है, तो आपको 1 माइनस ये करके तो अपना एरिया फ्रॉम द लेफ़्ट पूरा निकालना है। तो एरिया फ्रॉम द लेफ़्ट अगर आप निकालोगे, एरिया फ्रॉम द लेफ़्ट 1 माइनस गिवन एरिया होगा, तो 1 माइनस गिवन एरिया में 0.4013 माइनस 1 करें तो 0.5987 आ रहा है 1 माइनस गिवन एरिया। इसी तरह से 0.6179 आ रहा है, 0.7088 आ रहा है, फिर 0.7257 आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस गिवन एरिया करके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको 0.58 के लिए एक एरिया निकालना है, 0.58 के लिए एरिया निकालना है। तो इन्होंने इंटरपोलेशन कर लिया है कि जब डिफरेंस इन जेड वैल्यू आपका 0.55 से 0.6 हो रहा है, 0.582 का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, 582 है ना यहाँ पर डी का वैल्यू, तो 5820 का एरिया हम कैसे निकालें कि जब डिफरेंस इन जेड हमारा 0.60 माइनस 0.55 करके 0.05 आ रहा है, तो डिफरेंस इन एरिया हमारा क्या होगा, इन दोनों का एरिया का डिफरेंस 0.7257 माइनस 0.7088, 0.7257 माइनस 0.7088 इज इक्वल टू 0.0169 है। बट आपको कहाँ तक जाना था, 60 से 55 नहीं जाना था आपको, तो 582 तक जाना था। तो 0.582 माइनस 0.55 के लिए डिफरेंस है 0.0382, तो ये डिफरेंस इन एरिया क्या होगा 0.0169 बाई 0.05 इंटू 0.0382 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.0382 करने से ये आ रहा है 0.01291। सो देयरफॉर एरिया होगा फॉर 0.582 विल बी, जो 0.55 का एरिया है 0.7088 प्लस ये नया वाला एरिया 0.01291 प्लस 0.7088 इज इक्वल टू 0.0169 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.0382 0.1291 प्लस 0.7088। 7217 क्यों आ रहा है, कुछ मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या? ये 82 नहीं है, 032 है, इसलिए यहाँ पे 032, तो ये चेंज करो आप 0.0169 इंटू 0.032 डिवाइडेड बाई 0.05, दिस इज 0.01082 0.01082 plus 0.7088, this is coming approx 0.7197 approx। तो अप्रॉक्स इसलिए लिया क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें 0.7197 यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से आपका एक और एरिया आपको लेना है जो है D2 का, वो है 0.2992। तो 0.2992 के लिए भी आप इंटरपोलेशन करेंगे बिटवीन 25 एंड 30। ठीक है, बिटवीन 25 एंड 30 डिफरेंस इन Z आप ले लोगे, 25 और 30 का क्या होगा, 0.05 के लिए डिफरेंस इन एरिया आ रहा है, इन दोनों एरिया को माइनस करो, 25 30 का 6179 माइनस 5987 192, तो
0.0192 आ रहा है, बट हमें जाना कहाँ है 0.30 माइनस 0.2992 करके 0.3 माइनस 0.2992 करके 0.0008। तो इसका एरिया क्या होगा 0.0192 बाई 0.05 इंटू 0.0008। बाबा, therefore area of 0.2992 will be equal to 0.25 का जो एरिया था 0.5987, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 तरीके से होता है ना इंटरपोलेशन, एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है, आपको याद होगा। ये जैसे मैंने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है उसका डिफरेंस लोअर से लिया, तो ये लोअर वाला से लिया 0.55, ठीक है। तो 0.55 के लिए एरिया आपका 0.67088 है यदि, तो 0.60 के लिए 0.7257 है, तो हमें निकालना था कि 0.582 का क्या होगा। तो ये मैं यहाँ से डिफरेंस लिया था ना, अभी मैं जानबूझ के डिफरेंस थोड़ा 30 से ले लिया, 30 से ले लिया मतलब मैं पीछे से आ रहा हूँ। सो पीछे से जब आऊँगा तो 0.2992 का एरिया लेने के लिए जो बड़ा वाला एरिया है 0.6179 है, उससे माइनस कर दूंगा ये वाला एरिया 0.6179 माइनस 0.003072 जो आ रहा है 0.6176 अप्रॉक्स, 0003 है। ओके, सो दिस वे दिस एरिया नीड्स टू बी कंप्यूटेड। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0.2992 आप 25 से भी कर सकते हो, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। उस समय यहाँ पे 0.6179 से माइनस नहीं करके 0.5987 से ऐड कर लेना। इंटरपोलेशन आपको याद हो, IRR निकालते समय अपने करते हैं ना, ये मैंने फॉरवर्ड से कर दिया और यहाँ पे मैंने बैकवर्ड से कर दिया, तो दोनों का आपका प्रैक्टिस हो गया। मैं चाहो तो आप यहाँ पे आपके लिए ऐसे लिख देता हूँ कि 0.25 है तो 5987 है, 0.30 है तो यहाँ पर 0.6179 है, और आपको जाना कहाँ है 0.2992 पे जाना है, तो उसका एरिया क्या होगा, यहाँ से आता है तो बैकवर्ड हो गया, इन दोनों का डिफरेंस है ना, बैकवर्ड कर दिया मैंने और यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये इस सम का ट्रिक था कि ये इंटरपोलेशन से करना है, ये कोई समझ नहीं सकता है, इसलिए शायद RTP MTP में दिया हुआ है। ब्लैक स्कोल्स मॉडल ऐसे आता नहीं एग्जाम में, अगर आ गया और ऐसा कुछ वैल्यू मिल गया तो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कैसे करो, ऐसे इंटरपोलेशन से करो तभी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो मार्क्स डिफर हो जाएंगे, मार्क्स मिलेगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर नहीं दिमाग लगाने जाएगा कि आप कैसे किए हो, वो देखेगा मैच नहीं हो रहा है काटो। सो ये एक ख़तरनाक चीज़ था यहाँ पे कि इंटरपोलेशन में आपको बुद्धि लगा के करना है, ठीक है। स्टेप 2 में ये इंटरपोलेशन से निकाल के किया गया है। फिर आपने लास्टली समझ लीजिए प्राइस निकाल दिया। मैंने थोड़ा स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया, क्लास में और ज़्यादा स्टेप्स लिखाता हूँ, अभी शॉर्टकट में आपका स्टेप्स को सजा दिया मैंने, ठीक है। सो ये नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि वैल्यूज़ कैसे निकाले गए, इंटरपोलेशन से निकाले गए हैं, बट करके नहीं दिखाया है, तो मैंने करके दिखा दिया कि इंटरपोलेशन से कैसे एरिया निकाला हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ओके, ऑल राइट। सो अभी के लिए एक बार ये चैप्टर ख़त्म हुआ मेरे तरफ से। एंड एज़ यू नो, लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, तो वो सब आपको करने हैं। और अब हम आपके साथ मिलेंगे, बट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ और नए क्वेश्चंस के साथ। जब अब समय मिलेगा तब आपके साथ फिर आएंगे। आप नया वाला दिव्य जड़ी बूटी बुक को अवेल कर लीजिए, जल्दी वेबसाइट में अवेलेबल होगा। जो हमारे से SFM पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखिए, दिव्य जड़ी बूटी बुक को कम से कम 2 बार सॉल्व करना ही करना एग्ज़ाम के पहले, पूरा पूरा। ओके, तो आप प्लीज़ उसको सॉल्व करिए। अब एक और चैप्टर है वैसे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे उसमें एज सच कोई हाथी घोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो मैं उसका अभी कोई क्लास आपके साथ नहीं ले रहा हूँ। ऑल राइट, सो उसके लिए जो क्लास हमें लेनी है बाद में आपके साथ अलग से लेंगे, और भी नए क्वेश्चंस के साथ। गॉट इट? बट वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, ऐसा मत सोचना कि उसको इग्नोर कर देना है। अभी यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, अगला चैप्टर में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।